ओंकार नाथ ठाकुर। कर दो स्टार्ट। ओंकार नाथ ठाकुर। अब देखो उनसे एक सवाल आएगा कि बताइए वो किस कला के कलाकार थे। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वो कलाकार थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कभी कभी जो संगीतकार हैं, गायक कलाकार हैं, उनके घराने पूछे जाते हैं। तो ओंकार नाथ ठाकुर जो हैं वो किस घराने के कलाकार थे। उनका घराना क्या है। तो उनका घराना है ग्वालियर। ग्वालियर ग्वालियर घराने के वो एक कलाकार हैं। विशेष इनके बारे में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है जो पेपर में पूछी जा सकती है हमसे। तो विशेष उनके बारे में ये है कि पद्मश्री का सम्मान पाने वाले पहले कलाकार कौन से थे। ओंकार नाथ ठाकुर ऐसे कलाकार जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, लिख लें। ये पद्मश्री का सम्मान पाने वाले प्रथम कलाकार थे। सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए वो पहला कलाकार जिनको पद्मश्री का सम्मान दिया गया। पद्म पुरस्कार 3 होते हैं ना। सबसे बड़ा कौन सा होता, पद्म विभूषण, उससे छोटा पद्म भूषण और उससे छोटा पद्मश्री। तो पद्मश्री का सम्मान पाने वाले पहले कलाकार कौन से थे, ओंकार नाथ ठाकुर। किस घराने के थे वो, तो ग्वालियर उनका घराना था। क्लियर। चलिए एक ऐसी कलाकार उनका नाम है, देखिए वो भी कला का प्रदर्शन ही है। एक व्यक्ति उनका नाम है बलबीर सिंह सीनियर। बलबीर सिंह सीनियर एसएससी ने इनसे भी सवाल बनाया है। बलबीर सिंह सीनियर, इनको भी पद्मश्री का सम्मान मिला था। बलबीर सिंह सीनियर, बलबीर सिंह सीनियर कोई कलाकार वैसे तो नहीं थे, लेकिन वो एक खेल खेलते थे। तो बलबीर सिंह, भाई खेल भी तो एक कला ही है। खेल भी किस में शामिल है, कला में। तो जो बलबीर सिंह सीनियर थे वो भैया कलाकार थे या खिलाड़ी थे हॉकी के। हाँ, हॉकी के वो खिलाड़ी रहे थे। और इनसे एक सवाल आता है, पद्मश्री का सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। तो बलबीर सिंह सीनियर। तो विशेष बात क्या है, विशेष बात यह है कि ये पद्मश्री का सम्मान पाने वाले प्रथम खिलाड़ी थे। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पद्मश्री के
सम्मान से सम्मानित पहले खिलाड़ी का नाम बताइए। कहते हैं कि इन्होंने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल करे थे। सर्वाधिक गोल ओलंपिक में इन्हीं के द्वारा किए गए थे, बलवीर सिंह सीनियर के द्वारा। एक नाम है, देखिए, मिहिर सेन। मिहिर सेन सुना होगा नाम। एक नाम है मिहिर सेन। मिहिर सेन के बारे में एक तो आपको याद रखना है कि वो भी एक खिलाड़ी रहे हैं। वो भी एक खेल खेलते थे और उनके खेल का नाम था तैराकी, मतलब वो एक तैराक थे। तो उनका जो खेल था उस खेल का नाम है बेटा तैराकी। वो स्विमर थे। उनको भी पद्मश्री का सम्मान मिला था भारत सरकार के द्वारा। मिहिर सेन का सवाल भी आता है। और एक क्वेश्चन आप लोगों ने खूब सुना होगा कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। ठीक है, तो विशेष बात इनके बारे में क्या है जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था? तो देखिए, ये इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय थे। ये विशेष है इनके बारे में कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। और उनको भी भारत सरकार ने पद्मश्री के सम्मान से नवाजा था। तो सम्मान याद रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि सम्मान याद रखा जाए, लेकिन हाँ कोई विशेष बात आपको याद रखनी पड़ेगी। एक एक दो बात अगर आप याद रख लेते हैं तो वहीं से सवाल बनने की पूरी संभावना रहती है। तो ओंकार नाथ ठाकुर ग्वालियर घराने के भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे और पद्मश्री का सम्मान पाने वाले वो पहले कलाकार थे। बलवीर सिंह सीनियर हॉकी के प्लेयर थे और पद्मश्री का सम्मान पाने वाले वो पहले खिलाड़ी थे। ठीक है, मिहिर सेन तैराकी के खिलाड़ी थे, उन्हें भी पद्मश्री मिला था। और रिकॉर्ड ये है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने थे। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय का नाम। इनके बाद में एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह, देखो एक नाम आपको मिलेगा जीव सिंह मिल्खा। तो जीव सिंह मिल्खा जो है, हाँ, वो गोल्फ के खिलाड़ी थे और ये धावक थे। कौन थे? धावक। मिल्खा सिंह जिस खेल के खिलाड़ी थे तो उनका खेल तो हो जाएगा धावक। ठीक है, देखिए उनका एक उपनाम आता है, मिल्खा सिंह को कहते हैं उड़न सिख। जैसे भारत की उड़न परी है पीटी ऊषा के नाम से, वैसे इन्हें कहा जाता है उड़न सिख। अंग्रेजी में इनको नाम दिया गया है द फ्लाइंग सिख। द फ्लाइंग सिख। और ये नाम जो उनको दिया है
पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने। ठीक है, जब उन्होंने इनको दौड़ते हुए देखा, ठीक है, एक टूर्नामेंट में, खेल में, तो ये नाम पाकिस्तानी जनरल अयूब खान ने नाम दिया था, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, उड़न सिख का नाम किसने दिया था? अयूब खान ने उनको ये नाम दिया था। देखिए, उनकी एक आत्मकथा भी है और कई बार ये नाम आया भी है कि मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। क्या है उनकी आत्मकथा का नाम? द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह। एक और अच्छा सवाल बनता है, राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय थे। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 1958 में हुए थे। तो देखिए, 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं 400 मीटर दौड़। उन्नीस के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये प्रथम भारतीय थे। उन्नीस 1960 में ओलंपिक हुआ था रोम में, उसमें इनका नंबर चौथा आया था, 4th नंबर पर रहे थे और उस समय रिकॉर्ड था हमारे लिए कि हम कम से कम चौथी रैंक तक पहुँचे। ठीक है, तो देखिए 1960 के रोम ओलंपिक में ये 4th स्थान पर रहे। ठीक है भाई, तो मिल्खा सिंह के बारे में, मिल्खा सिंह का खेल है धावक, मतलब वो रेस लगाते थे। उनका उपनाम द फ्लाइंग सिख, उड़न सिख बोला है जनरल अयूब खान ने उनको। उनकी आत्मकथा का नाम पूछा गया था, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये उनकी आत्मकथा थी। 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर की दौड़ में पहली बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। 1960 के रोम ओलंपिक में इनका नंबर चौथा रहा था। ठीक है, पद्म श्री से ये नवाजे गए थे, तो इनको भारत सरकार ने जो सम्मान दिया वो पद्म श्री का था। सम्मान तो खैर नहीं पूछेंगे कि कब दिया गया था या कौन सा मेडल मिला था, लेकिन हाँ यहाँ से सवाल पूछे गए, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, और द फ्लाइंग सिख ये भी नाम आया है और पूछा गया है कि एक फ्लाइंग सिख किसको कहा गया है। चलिए, इसके बाद में एक नाम आता है, वो नाम है, या तो कह दो वीणा दास, और न की आवाज़ देता है अंग्रेजी में, तो वीणा दास। दोनों बातें सेम ही हैं।
इनको भी भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री से नवाजा गया था। पद्म श्री का सम्मान इनको भी दिया गया था। ये रहने वाली जिस राज्य की थी तो इनके राज्य का नाम है पश्चिमी बंगाल। और कहा जाता है ये बंगाल की क्रांतिकारी व राष्ट्रवादी महिला थी। ये बंगाल की क्रांतिकारी व राष्ट्रवादी महिला थी। इन्होंने 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाली गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर की हत्या का प्रयास किया। ये इनको भी पद्म श्री मिला है भारत सरकार के द्वारा। और ये सवाल कंडक्ट करा था अभी पीछे एसएससी ने, ये वाला सवाल कि बताइए बंगाली गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर यह की हत्या का प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो बीड़ा दास के द्वारा। और ये सवाल एसएससी ने अभी पूछा था, पीछे हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन पेपर, तो हमने उसमें भी देखा था। पद्म श्री उनको मिला था। ये पश्चिमी बंगाल की रहने वाली थी, क्रांतिकारी महिला थी और ये उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाई करती थी। बात है 1932 के समय की। और जो आपको पता होगा कि जो अंग्रेज़ थे उनके अत्याचारों से भारत में हर वर्ग का व्यक्ति, बच्चे, महिलाएं सब परेशान थे। तो इन्होंने जो स्टैनली जैक्सन था उस समय बंगाल का गवर्नर, वो दीक्षांत समारोह में आया हुआ था और वो दीक्षांत समारोह में डिग्रियाँ बांट रहा था। जैसा आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको डिग्री मिलती है, तो डिग्री बांटने के लिए दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था। और ये जब इनका नंबर आया तो इनके हाथ में एक पिस्तौल थी और इन्होंने पिस्तौल से स्टैनली जैक्सन पर फायर कर दिया। हालांकि स्टैनली जैक्सन बच गया और जो पिस्तौल थी उसमें जितनी भी गोलियां थी, एक आदमी दौड़कर आया जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं, और इन्होंने इनका हाथ ऊपर की तरफ कर दिया। कहा जाता है कि ये गोलियां चलाती रहीं, लेकिन कुल मिलाकर स्टैनली जैक्सन जो है वो बच गया और इनको 9 साल का कारावास हुआ। 9 वर्ष की सज़ा इनको मिली। 9 वर्ष जेल में बिताए इन्होंने। अब हिसाब आप लगा सकते हैं, 1932 से अगर 9 साल ऐड कर दोगे तो ये लगभग 41 के आसपास की बात हो जाएगी। और उस समय भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हो गया था। अपने जीवन में उन्होंने कई बार वो जेल भी गई और जब मुल्क आज़ाद हो गया तो वो ऋषिकेश चली गई
और उन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है, भारत सरकार ने उनको पद्म श्री का सम्मान भी दिया था। तो नाम याद रखें, ये बड़ा नाम है वीणा दास का, और ये प्रयास ही अपने आप में उस ज़माने में बहुत बड़ी बात होगी। ये प्रयास करना सबसे बड़ी बात। आप देखिए कि दीक्षांत समारोह है और बंगाली गवर्नर वहाँ पर बैठा हुआ है। गवर्नर की सिक्योरिटी उस ज़माने में कैसी होगी है। और वो देखिए, वो जो एक ज्वाला है मन के अंदर, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो नफ़रत है, वो आप देखिए कि उस ज़माने के लोगों में अंग्रेज़ों के प्रति कितनी नफ़रत थी। और नफ़रत का कारण यही था क्योंकि अंग्रेज़ों के अत्याचार। अब तुमने देखा होगा, ये बात मैंने आपको बता दी क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आई थी, वरना ऐसे नायकों को जानता कौन है। आज की जनरेशन में कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे नायकों को जानते हैं, नायिकाओं को जानते हैं। इन्होंने वतन के लिए, ये बहुत बड़ा साहस है जो मैंने आपको बताया है। पूरा प्रयास तो उसको मारने का ही था, अब वो है कि निशाना चूक गया। ठीक है, और वो भी मंच पे, खुले मंच पे, जहाँ दीक्षांत समारोह हो रहा हो यूनिवर्सिटी के अंदर। तो 9 वर्ष का कारावास उनको हुआ और बाद में उत्तराखंड चली गई वो, और वहाँ ऋषिकेश में उनका देहांत हो गया। ठीक है, चलिए, एक नाम है उसको भी नोट करें। एक नाम है आरती साहा। आरती साहा, आरती साहा एक खिलाड़ी रही हैं। खेल था उनका तैराकी। आरती साहा का खेल क्या है? तैराकी है। और भारत सरकार ने उनको भी पद्म श्री दिया था, आरती साहा को भी। वो तैराकी की एक खिलाड़ी थी और उनके नाम भी एक रिकॉर्ड है। देखिए, ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, ये इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय, और मैं ओब्लिक लगा के भी लिखवा रहा हूँ, एशियाई महिला थी। अब ये 2 रिकॉर्ड हो गए। अगर सवाल यह आवे कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए, तो नाम क्या आएगा भैया? तो नाम आएगा आरती साहा। और अगर सवाल यह आ जाए कि एशिया की वो पहली महिला बताइए जिसने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था, तो भी नाम किसका आएगा? तो यहाँ से 2 बातें आ जाएंगी। देखिए, पहली भारतीय महिला जिसने इंग्लिश चैनल को पार करा, आरती साहा, और पहली एशियाई महिला जिसने तैरकर इंग्लिश चैनल को पार करा, तो भी नाम किसका आएगा? आरती साहा का नाम आएगा। क्लियर होगी बात? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे? तो वो मिहिर सेन थे। ठीक है, चलिए एक नाम नोट करेंगे। एक नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु
फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? फणीश्वर नाथ रेणु का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? तो वो साहित्यकार है, हिंदी साहित्यकार, तो क्षेत्र तो हो जाएगा हिंदी साहित्यकार। हिंदी साहित्यकार। देखिए उनकी जो पुस्तकें थी उनमें एक दो नाम इम्पोर्टेंट है। एक नाम है मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल जो है उनका प्रथम उपन्यास है और ये जो प्रथम उपन्यास है इसी पहले उपन्यास की वजह से उनको पद्मश्री का सम्मान दिया गया था भारत सरकार द्वारा। पद्मश्री उनको मिला था, पद्मश्री का सम्मान मिला था फणीश्वर नाथ रेणु को। मैला आंचल उनका एक नोवेल था हिंदी में, उसके लिए। और ये सवाल एसएससी ने मालूम करा है, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला है। आपने देखा होगा जब आप एसएससी की के सवालों को सोल्व कर रहे थे हम लोग पेपर सेट, तो उसमें आया था कि मैला आंचल किसने लिखा है, बोलो। तो ये नाम जो एसएससी उठाती है ये उन्हीं लोगों के नाम उठाती है जिन लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिले हुए हैं। फेमस नाम वही है, उन्हीं के कोई ना कोई ख़ास बात जो होगी वो एसएससी मालूम करती है। ठीक है। एक उनकी किताब थी, उसका नाम है पंचलाइट, और एक किताब है उनकी कितने चौराहे। कमलेश्वर ने किताब लिखी थी, उसका नाम था कितने पाकिस्तान, और ये किताब का नाम क्या, कितने चौराहे। तो कभी आप डाउट हो तो डाउट मत रखना इस मामले को लेकर। ये कितने चौराहे है, इसको लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने, और कितने पाकिस्तान जो किताब है उसको लिखा था किसने, कमलेश्वर ने। ठीक है। तो मेन चीज़ यही है, या तो मैला आंचल पूछता है या फिर भैया वो पूछेगा किस क्षेत्र से उनका संबंध रहा है फणीश्वर नाथ रेणु का। चलिए एक नाम है अवतार सिंह चीमा। अवतार सिंह चीमा। अवतार सिंह चीमा। इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध पर्वतारोहण से है। तो ये पर्वतारोही हैं। पर्वतारोही। अच्छा देखो, मैंने यह आपने कई बार सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बछेंद्री पाल। दूसरा सवाल यह है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला, संतोष यादव। संतोष यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले पुरुष कौन थे। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले पुरुष का नाम क्या था?
तो क्या नाम था उनका? अवतार सिंह चीमा। और इसी बात के लिए उनको भारत सरकार ने पद्म श्री का सम्मान दिया था। तो अवतार सिंह चीमा की खास बात क्या है? ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले भारतीय थे। ये माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले प्रथम भारतीय थे। कहा जाता कि 1965 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया था। नाम है उनका अवतार सिंह चीमा। तो अगर मैं सवाल पूछूं कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम, तो बछेंद्री पाल। और मैं सवाल पूछूं कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले भारतीय पुरुष का नाम, तो अवतार सिंह चीमा। नाम याद रखोगे, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसे सवाल आपको नहीं पता है तो एसएससी कंडक्ट कर लेगी, मालूम कर लेगी और आपको समस्या होगी। सैयद मुश्ताक अली इनको भी पद्मश्री मिला था। और आपने इनके बारे में, अब तो इनके नाम से ट्रॉफी होती है, नहीं होती? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक है। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। तो इसका मतलब यह है कि ये सैयद मुश्ताक अली जो थे वो किस खेल के खिलाड़ी थे? तो इनका खेल है बेटा क्रिकेट। और क्रिकेट खेल के लिए ही अब इनके नाम से ट्रॉफी दी जाती है। इनके नाम एक रिकॉर्ड है, ये पहले भारतीय थे जिन्होंने टेस्ट मैच में विदेशी ज़मीन पे जाकर शतक बनाया था। पहले भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने विदेशी ज़मीन पर 100 रन बनाए थे, शतक बनाया था, उनका नाम सैयद मुश्ताक अली है, ठीक है। तो इनके नाम जो रिकॉर्ड है वो कौन सा रिकॉर्ड है भाई? ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने विदेशी धरती पर टेस्ट मैच में शतक बनाया। एसएससी जब सवालों को ढूंढ के लाती है तो यहीं से उठाती है ऐसे सवाल, और आप कितना ही पढ़ कर चले जाते हैं फिर आप पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था देखिए, हाँ, 112 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ। टेस्ट मैच में 112 रन बनाए थे, किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। टेस्ट मैच में विदेशी ज़मीन पे जाकर शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम रहा भैया? सैयद मुश्ताक अली के नाम। चलिए एक और नाम, मदर टेरेसा
मदर टेरेसा का संबंध जिस क्षेत्र से रहा तो वह है समाज सेवा। मदर टेरेसा मदर टेरेसा कहाँ की रहने वाली थी? तो मदर टेरेसा किस देश की थी? तो मैसिडोनिया। देखो मैसिडोनिया को मकदूनिया कहा जाता था, पहले उसे क्या कहते थे? तो मकदूनिया या मैसिडोनिया। उसके बाद वो आ गए अल्बानिया, फिर आप बाद में अल्बानिया में रहीं, और उसके बाद वो भारत में आके बस गई और उन्होंने स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो बाद में वो हो गई थी भारतीय। तो कुल मिलाकर अब तो उनका नाम जो है वह हमारे देश के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब मदर टेरेसा कहाँ की थी, कोई भी सवाल पूछता है तो भारत की थी। 1947 से मरने तक वो भारत की मेंबर रही। ठीक है, भारत की। आपको नाम पता होगा, एक सवाल आया था 2016 में वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने इन्हें संत की उपाधि दी। हालांकि इनकी डेथ जो है 1997 में हो गई थी, 97 में। मरने के बाद इनको संत का दर्जा दिया गया। संत का दर्जा उन लोगों को दिया जाता है जिनके नाम मात्र से लोगों के दुख दूर हो जाते हैं, उन्हें संत का दर्जा दिया जाता है ना। आपने देखा होगा सूफी हुए हैं, संत हुए हैं, उनके स्मारक बने हुए हैं। तो जब हम उनके स्मारकों पर जाते हैं, ठीक है, तो हम एक आस और उम्मीद के साथ जाते हैं, और जब वो आस मतलब उम्मीद हमारी पूरी हो जाती है तो उस व्यक्ति में या उस संत में हमारी जो आस्था है वो बढ़ जाती है। तो पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी 2016 में, जबकि उनकी डेथ हो गई थी 1997 में। मरने के बाद, ठीक है, उनको पोप ने संत का दर्जा दिया। इनके सम्मान जरूर याद रखें, इनके सम्मान भी याद रखें मदर टेरेसा के। देखिए 1962 में भारत सरकार ने उनको पद्मश्री दिया। 1979 में उनको शांति का नोबेल मिला। 1980 में भारत सरकार ने उनको भारत रत्न दिया। और सवाल ये है कि देखिए, शांति का नोबेल और भारत रत्न पाने वाली वो पहली भारतीय महिला थी। ये भी सवाल आया है कि उस भारतीय महिला का नाम बताइए जिनको शांति का नोबेल मतलब नोबेल और भारत रत्न दोनों मिले हैं। पहली महिला तो यही थी, मदर टेरेसा।
चलिए एक नाम नोट करेंगे। नाम नोट करेंगे, बड़ा नाम है और वो नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां का संबंध जिस कला से है तो वो कलाकार थे शहनाई के। बिस्मिल्लाह खां के बारे में कहा जाता है कि उनका जो घराना था, संगीत की दुनिया से उनका जो जुड़ाव था, वो जुड़ाव था वाराणसी से। तो बनारस उनके घराने का नाम था। बिस्मिल्लाह खां किस घराने के थे? तमाम सारे सम्मान बिस्मिल्लाह खां को मिले और उनके सम्मान इम्पोर्टेंट हैं। उनके सम्मान इम्पोर्टेंट हैं। देखिए 1956 में उनको संगीत नाटक अकादमी मिला। संगीत नाटक अकादमी। देखो मैंने सम्मान उन्हीं के लिखवाए हैं जिनके ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हर एक व्यक्ति के सम्मान की डेट वगैरह भी मैंने नहीं लिखवाई है, इसलिए उन्हीं नामों को ज़्यादा वरीयता दें आप जो इम्पोर्टेंट हैं। 1961 में उनको भारत सरकार ने दिया पद्मश्री। 1968 में भारत सरकार ने दिया पद्म भूषण। 1980 में भारत सरकार ने दिया उनको पद्म विभूषण। अब देखो तीनों पद्म पुरस्कार हो गए, पहले पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों पद्म पुरस्कार हो गए। और 2001 में भारत सरकार ने उनको भारत रत्न दिया। भारत रत्न दिया। अच्छा बताओ, ये चारों मिला के हमारे देश में 4 ही नागरिक सम्मान होते हैं, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न उनको मिला। ये जरूर याद रखा, कब मिला? 2001 में। बड़ा नाम है इसलिए। सर्वोच्च पद्म विभूषण, सर्वोच्च पद्म पुरस्कार भी उनको मिला 1980 में। पद्म भूषण भी उनको मिला 1968 में। पद्मश्री मिला 1961 में। संगीत नाटक अकेडमी मिला उनको 1956 में। बनारस घराने के थे और कला बजाते थे, मतलब वो शहनाई। मैंने कई बार उनके बारे में बताया है कि बिस्मिल्लाह खां को बनारस से बड़ा लगाव रहा, ठीक है। बनारस और गंगा कहते हैं, वो कहते हैं कि बनारस और गंगा के बिना तो मैं शहनाई नहीं बजा सकता। कहते हैं कि जब वो रियाज करते थे तो कहते थे कि गंगा के घाट पे बैठ के मैं घंटों रियाज करता था। उनके लिए विदेशों से नोता आया, इनविटेशन आया कि आप आओ और यहाँ आके शहनाई को बजाओ, हम आपको बड़ा इनाम देंगे। कहा जाता है कि बहुत बड़ी कंपनियों ने उनसे कहा कि मुंबई आ जाओ, फिल्मों में शहनाई बजाओ और हम आपको मुंह मांगी रकम देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप बनारस आ जाओ, है ना, यहीं बैठ कर सुन लो। इसलिए कहा जाता, वो कहते थे कि गंगा
कि घाट पे बैठ के मुझे माँ जैसा अनुभव होता है, ठीक है। और इसीलिए वो कहते हैं कि गंगा के जो गंगा की कलकल करती हुई आवाज़ है उसी के माध्यम से हाँ मेरी शहनाई जो है वो बजती है, ठीक है। तो नाम याद रखेंगे, बिस्मिल्लाह खां किस चीज़ के कलाकार थे? तो वो शहनाई के घराना कौन सा है? बनारस, ठीक है। चलो भैया बाकी बाद में देखते हैं।